Dear students, I am Veena Kumari, Assistant Professor, Department of Political Science, MLT College, सहरसा। आज मैं BA पार्ट 1 की क्लास लूँगी आप लोगों की पेपर 2 तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। आज का टॉपिक है आप लोगों का तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की अर्थ, प्रकृति और उसके अध्ययन क्षेत्र। आज हम जानेंगे तुलनात्मक शासन एवं राजनीति से क्या हम समझते हैं, उसका क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं तुलनात्मक शासन के अर्थ की। तुलनात्मक शासन का अर्थ है विभिन्न देशों की संवैधानिक सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस चीज़ का प्रचलन अधिक बढ़ा कि विभिन्न देशों की जो राष्ट्रीय सरकारें हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुलनात्मक राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक समृद्ध विषय के रूप में सामने आई। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इस चीज़ की बात करते हैं। तो इसके संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक है परंपरागत विचारधारा और दूसरी है आधुनिक विचारधारा। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की जो परंपरागत विचारधारा है वह इस बात पर जोर देती है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हमें विभिन्न देशों की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मूलतः तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। किंतु जो आधुनिक विचारधारा है वो इस बात पर जोर देती है कि हमें न केवल राष्ट्रीय सरकारों की, विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिका का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ विभिन्न देशों के राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक परंपराओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। तो जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है इसे शासकीय तत्व कहते हैं, इसे राजनीति का शासकीय तत्व कहते हैं। और जो राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह है, राजनीतिक व्यवहार है, राजनीतिक विकास है, राजनीतिक संस्कृति है, इन्हें अशासकीय तत्व कहते हैं। ठीक है, तो हम समझे हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं कि पहला कि जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि केवल संस्थागत शासकीय तत्वों का अध्ययन किया जाए, और दूसरा बताता है कि शासकीय तत्वों के साथ साथ अशासकीय तत्वों का भी अध्ययन किया जाए। तो इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण और सर्वप्रचलित अवधारणा क्या है? इन दोनों में से वर्तमान समय में सर्वप्रचलित अवधारणा है जो सेकंड वाली है, ठीक है, जो हमें बताती है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत न केवल शासकीय तत्वों का बल्कि अशासकीय तत्वों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में शासकीय तत्व के साथ साथ अशासकीय तत्व भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति के संबंध में भी दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला दृष्टिकोण है जो कि लंबात्मक तुलना पर जोर देता है, और दूसरा दृष्टिकोण है जो अम्बरांतीय तुलना पर जोर देता है। तो हम लोग चलिए इसका अर्थ समझते हैं कि लंबात्मक तुलना क्या है। ठीक है, तो लंबात्मक तुलना पर जो दृष्टिकोण जोर देता है उसका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किसी एक देश की विभिन्न स्तरों पे जो सरकारें मौजूद हैं, राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। यह है अम्बरांतीय दृष्टिकोण, जो यह बताता है कि किसी भी देश की विभिन्न स्तरों पे जो सरकारें हैं उनकी आपसी तुलना ही तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए। और अम्बरांतीय तुलना का जो दृष्टिकोण है वह बताता है कि किसी एक देश की विभिन्न स्तरों पे जो सरकारें हैं उनकी तुलना ना करके विभिन्न देश, विश्व में जितने भी देश हैं
उनकी राष्ट्रीय सरकारों की आपसी तुलना ही तुलनात्मक राजनीति का वास्तविक अध्ययन क्षेत्र है और इसी का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अम्रांतीय तुलना के अंतर्गत, इस अम्रांतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत दो प्रकार की तुलना करने की बात कही जाती है। पहला है कि किसी एक देश की जो राष्ट्रीय सरकार है वह विभिन्न कालखंडों में, किसी एक देश की राष्ट्रीय सरकार विभिन्न कालखंडों में जो रही है उनकी आपसी तुलना करना, और समकालीन विश्व में जो विश्व सरकारें हैं विभिन्न प्रकार की, उनकी आपसी तुलना करना। इनमें से भी जो सबसे प्रचलित दृष्टिकोण है वह है अम्रांतीय तुलना का दृष्टिकोण, जो हमें यह बताता है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय सरकार, विभिन्न देशों की जो राष्ट्रीय सरकारें हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन ही वास्तविक तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र की बात करें वर्तमान समय में, तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत अभी है विश्लेषणात्मक अनुभाविक पद्धति। विश्लेषणात्मक अनुभाविक पद्धति पर जोर दिया जाता है। विश्लेषणात्मक अनुभाविक पद्धति का अर्थ है कि न केवल तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत न केवल शासकीय तत्वों का अध्ययन किया जाए, बल्कि शासकीय तत्वों के साथ साथ अशासकीय तत्वों का भी अध्ययन किया जाए। शासकीय तत्व अर्थात कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और अशासकीय तत्व अर्थात राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक मान्यताएं इत्यादि। और दूसरा, हम अगर इसके अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो यह है अवसंरचनाओं का अध्ययन। अवसंरचनाओं का अध्ययन अर्थात राजनीति की जो मेन संरचनाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था की जो मेन संरचनाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके अलावा भी जो गैर राजनीतिक संरचनाएं हैं उनका भी अध्ययन साथ में किया जाना चाहिए। तीसरी हम बात करें तो यह इस बात पर जोर देता है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत न केवल विकासशील देशों का अध्ययन किया जाए, विकसित देशों का अध्ययन किया जाए, बल्कि इसके अंतर्गत विकासशील देशों के अध्ययन को भी शामिल किया जाना चाहिए। विकासशील देश भी राजनीतिक दृष्टि से विश्व में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से विकसित देश हैं। और यह जोर देता है अंतःशास्त्रीय उपागम पर भी। अंतःशास्त्रीय उपागम का अर्थ है कि विभिन्न विषयों के साथ इसका मिलकर अध्ययन करना, अर्थात राजनीति विज्ञान में जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र है इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि को भी सम्मिलित किया जाए। और एक लास्ट है इसका मूल्यविहीन राजनीतिक सिद्धांत। यह मूल्यविहीन राजनीतिक सिद्धांत पर जोर देता है। मूल्यविहीन राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है कि तुलनात्मक राजनीति आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं करता है कि राजनीति को कैसा होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था को कैसा होना चाहिए, यह आदर्श की बात नहीं करता है। यह बात करता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यह कैसी है, इस बात पे बल देता है, तथ्य पे जोर देता है। मूल्यविहीन अवधारणा है यह, मूल्य पे जोर नहीं देता है कि राजनीतिक व्यवस्था को कैसा होना चाहिए, यह इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। बस मैं अब अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ। कल फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।